सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हम इस चैप्टर पर पहले भी 3 पार्ट्स बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 3 पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आइए अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर का उदय। अब यह समझना है, अभी तक तो हमने जर्मनी की कंडीशंस को समझा और हमने देखा कि कैसे माहौल बन रहा है वहां पर कि कोई एक नया आदमी आए और जर्मनी को मुसीबतों से निकाले। तो कौन है वो नया आदमी? वो नया आदमी है हिटलर। वही जर्मनी को मुसीबतों से निकालेगा। तो अब हम समझते हैं कि हिटलर का उदय जर्मनी में कैसे हुआ। अब जर्मनी की इकोनॉमी और पॉलिटिकल और सोसाइटी की जो कंडीशंस थी, जो वहां पे संकट गहराते जा रहे थे इन सब चीजों के ऊपर, उन संकटों ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौज भर्ती के लिए लिखवा दिया था। अभी भर्ती के बाद उसने क्या किया? उसने अग्रिम मोर्चे में यानी कि फ्रंट में एक संदेशवाहक का काम किया, यानी कि वो एक मैसेंजर की भूमिका में था। इसके बाद वो कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ मेडल्स भी हासिल किए। हिटलर शुरू से ही बहुत ज्यादा बहादुर था, बस उसको एक मौके की तलाश थी। अभी जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस थी उसने तो उसे आग बबूला ही कर दिया था। वर्साय की संधि से वो बहुत आग बबूला था, उसके अंदर बहुत आक्रोश था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नया नाम दिया। इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। यहां तक तो हो गया थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि मतलब कैसे हिटलर आ रहा है और वो अपनी पार्टीज बना रहा है और बाद में किस पार्टी की उत्पत्ति होती है? नाजी पार्टी की। आगे समझेंगे। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। हिटलर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। वो आगे के कदमों की योजना पहले ही बना लेता था, लेकिन इन योजनाओं में वह असफल रहा। उसको सफलता नहीं मिली। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। अभी जनता का ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर बहुत ज्यादा। लेकिन डिप्रेशन या महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। हम सभी जानते हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मिडिल क्लास को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। उनको यह डर था कि कहीं हम लाचारी और भूखमरी में ना पड़ जाएं। लेकिन नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, जिसमें हम पोस्टर, फिल्म और भाषणों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन पार्लियामेंट, जिसे कि राइक्सटैग कहा जाता था, के लिए हुए चुनावों में केवल 2.6% वोट ही मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले थे। देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है। 1928 से 1932 में पूरी की पूरी कंडीशन बदल चुकी है। यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।
यहां पर हमारे सामने दो इमेजेस बनी हुई हैं। पहली इमेज में न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत करते हुए लोग बने हैं। ये इमेज कब की है? 1938 की है। और इसके बाद जो नीचे वाली इमेज है, इसमें क्या दिखाई गई है? इसमें न्यूरेमबर्ग की रैली दिखाई गई है। 1936 की इमेज है ये। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। जब वो भाषण देता था, लोग जोश से भर जाते थे और जर्मनी के लिए जान देने को एकदम तैयार हो जाते थे। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को मोबिलाइज करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक, छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। उन लोगों ने कुछ ऐसे सिंबल्स बना लिए थे जो राष्ट्र को मजबूत कर रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे। यहां पर एक इमेज बनी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि हिटलर द्वारा ऐसे और एसएस कतारों के सामने भाषण, हिटलर को भाषण देते हुए दिखाया गया है ऐसे और एसएस कतारों के सामने। अब नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। जर्मनी की हालत आप सभी को पता है कितनी खराब थी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो देश इतनी मुसीबतों से गुजर रहा है, उसके लिए हिटलर एक मसीहा के रूप में था। सभी लोगों में हिटलर को एक उम्मीद दिखती थी कि हिटलर ही वो इंसान है जो हमको हमारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का ध्वंस। अब देखिए डेमोक्रेसी कैसे खत्म करी जा रही है जर्मनी में। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। इट इज द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तब तक नाजी पार्टी कंजर्वेटिव्स को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। अभी सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। उसने स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया, भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री के जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली यानी कि अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे सिविक राइट्स, नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब ये सारे अधिकार नागरिकों से छीन लिए गए, जबकि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है भाई? ये कंसंट्रेशन कैंप्स ऐसे स्थान थे जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। मतलब आप इनसे निकल के भाग भी नहीं सकते हो। बाहर बिजली का तार लगा हुआ है, वहां निकलोगे तो वहां से जल जाओगे, और अंदर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आपको कैद रखा जाएगा। अभी कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया, मतलब उनके साथ एकदम बर्बरतापूर्व व्यवहार किया जा रहा था। लगभग 5 लाख की आबादी वाले
ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाजी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। उनके टारगेट थे ये। इन लोगों को कहते थे कि इनको खत्म करना है हमको समाज से। अब 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट को पारित किया गया, पास किया गया। इनेबलिंग एक्ट यानी कि विशेषाधिकार अधिनियम। यह एक्ट एग्जाम की नजरों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ये एक्ट एग्जाम में आए तो आप अब जो मैं बताने जा रहा हूं उन पॉइंट्स को उसमें मेंशन करिएगा। अब जानते हैं कि इस एक्ट में है क्या। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, मीडिया और सेना, आर्मी और न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, इन पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। देखिए धीरे धीरे कैसे माहौल चेंज हो रहा है। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। उन्होंने अपनी निगरानी के लिए नए नए सुरक्षा दस्ते बना लिए हैं, नए नए ट्रूप्स बना लिए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस बना लिए हैं, ताकि वो सोसाइटी पर कंट्रोल रख सकें और लोगों की गतिविधियों पर नजर रख सकें। अब भाई इतने बैन आप लगाएंगे तो उनकी निगरानी के लिए भी तो आपको फोर्सेस चाहिए ना, तभी तो आप बैन को अप्लाई कर पाएंगे ना सोसाइटी पर। पहले से ही मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिनको ऐसे कहा जाता था, इनके अलावा गेस्तापो, जिनको गुप्तचर राज्य पुलिस कहा जाता है, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस है, और सुरक्षा सेवा एसडी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, इनका भी गठन किया गया। देखिए कितनी सारी चीज़ों का गठन किया जा रहा है। अलग अलग नई नई सेवाएं लाई जा रही हैं जिनसे हम सोसाइटी पर कंट्रोल रख सकें। अब इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को, इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए हैं और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के टॉर्चर चैम्बर्स में यानी कि यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों यानी कि कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब पुलिस बलों को किसी का डर ही नहीं है, वो बिल्कुल निरंकुश हैं और ये सारे अधिकारों को प्राप्त करने के बाद वो पूरे के पूरे राज्य में मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में नई हेडिंग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें हम आपको रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।